जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, आज जो है वो एक बहुत ही अच्छी केस स्टडी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरे पास एक फाउंडर आए जिन्होंने तकरीब वो अच्छा इंटर किया हुआ है। उन्होंने सीए स्टार्ट किया लेकिन सीए जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलके जो है वो एक फर्म स्टार्ट की जिसमें वो यूएस बेस्ड क्लाइंट को जो है वो सर्विसेज दे रहे थे। और पिछले 5 साल तक वो सर्विसेज देते रहे। माशाल्लाह से कारोबार उनका बढ़ गया और इतना बढ़ गया माशाल्लाह से कि अभी उन्होंने तकरीबन कोई 4 से 5 मिलियन के आसपास, मिलियन डॉलर के अंदर उन्होंने अपनी जो एजेंसी है वो फ्लिप कर दी। पाकिस्तान से बैठे बैठे अपनी एजेंसी जो है वो यूएस में फ्लिप कर दी। तो बड़ा अमेजिंग उनकी जर्नी है। कभी डिस्कस करूंगा कि कैसे फ्लिप की, क्या की। लेकिन आज ये है कि वो जब मेरे पास आए तो उन्होंने बोला, यार नबील भाई, मेरे पास ना 16.5 करोड़ रुपए हैं तकरीबन पाकिस्तानी, और इनको जो है वो मुझे इन्वेस्टमेंट करना है ताकि मैं अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको ग्रो भी कर सकूं और जो है वो मेरी जो कैपिटल है वो भी प्रिजर्व रह सके। तो जब इनसे रिस्क एपेटाइट वगैरह, इनके जो गोल वगैरह हैं वो डिस्कस हुए मेरे, तो फिर उसके बाद मैंने कहा चले हम बनाते हैं। तो हमने ऑब्वियसली जिस तरह से जब भी कभी कोई पोर्टफोलियो क्रिएशन करने में हेल्प करता हूँ ना मैं किसी को, तो उसके पोर्टफोलियो को 3 हिस्सों में हम जो है डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क। अच्छा, हमने इनकी पोर्टफोलियो क्रिएशन इस तरह से की, आफ्टर डिस्कसिंग विथ हिम, जो भी इनका रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से, कि 50% जो है ना वो हमने डाल दिया लो रिस्क के अंदर, 30% हमने डाला मीडियम रिस्क, और जो 20% है वो हमने डाल दिया इनका हाई रिस्क के अंदर। अब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो इनका लो रिस्क है वो कहाँ कहाँ डाला है। जो 50% जो कि अमाउंट बनता है तकरीबन कोई 8 करोड़ के आसपास का। तो उसमें से सबसे पहले इनसे डिस्कशन हुई, इनका अपना घर था पाकिस्तान में। तो इन्होंने बोला, यार प्रॉपर्टी में तो ऐसा कुछ मसला नहीं है। तो फिर हमने कहा इन्हें दुबई वगैरह जहाँ प्लान करने का है ताकि अपनी दूसरा जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके सिलसिले में। तो इन्होंने बोला, यार गोल्डन वीजा वगैरह का चक्कर हो जाएगा, तो दुबई में हम जो है वो एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो हमने कहा कि भाई 4.5 करोड़ रुपए आप दुबई के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर डालते हैं ताकि आपको वहाँ पे गोल्डन वीजा और बाकी सारे मामला आपके हल हो जाएं। और गोल्डन वीजा से बड़े फायदे होते हैं। तो 4.5 करोड़ रुपए जो है वो हमने दुबई प्रॉपर्टी के लिए उनके एडजस्ट किए। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि 1 करोड़ रुपए उनके इमरजेंसी फंड में डाल दिए। अच्छा, इनका सारा इनका आरडीए अकाउंट बना हुआ है जो रोशन रिटेल अकाउंट है। तो यूएसडी के अंदर 1 करोड़ रुपए, पाकिस्तानी इक्विवेलेंट ऑफ यूएसडी, वो हमने एज इमरजेंसी फंड में दुबई के इनके जो अकाउंट है वहीं पे ही हमने रखा कि भाई वो हम पाकिस्तान नहीं लेके आएंगे, वो वहीं पे रहेगा। तो ये हो गया इनका इमरजेंसी फंड 1 करोड़ रुपए। तो कितना हो गया? 4.5 और 1 करोड़, तकरीबन ये 5.5 करोड़ रुपए हो गया। 1 करोड़ रुपए जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए हमने गोल्ड के अंदर डलवा दिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्हें लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट करनी थी कि यार अगले 10-15 साल और बच्चों के हिसाब से ना। तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए गोल्ड के ऊपर हमने इनके डलवाए। लेकिन अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ ना कितने डालेंगे, तो इसकी ये नहीं है कि अभी उन्होंने पैसे डाल दिए। हमने अभी डिसाइड किया कि ये हम इस अमाउंट में डालेंगे। टाइमिंग हम बाद में डिसाइड करेंगे बेस ऑन कि मैक्रो इकोनॉमिक ग्लोबली किस तरह से चल रहे हैं, गोल्ड के ऊपर रेट जाने की क्या चांसेस है, नीचे जाने की क्या चांसेस है, उसके ऊपर। लेकिन अभी अमाउंट डिसाइड कर लिया। तो 1 करोड़ रुपए जो है वो हमने डाल दिए किसके अंदर, 1 करोड़ 20 लाख रुपए गोल्ड के अंदर और 30 लाख रुपए तकरीबन सिल्वर के अंदर। तो ये आपका हो गया तकरीबन, पहले हो गया था 5.5 करोड़ रुपए, तो 6-7 करोड़ रुपए हो गया। 1 करोड़ रुपए जो इनका रह गया वो हमने डाल दिया इनका पीओ फाइनेंसिंग के अंदर। पीओ फाइनेंसिंग रिलेटिवली लो रिस्क होती है, क्योंकि जो भी एमएनसीज होती है उनसे ऑलरेडी परचेज ऑर्डर निकला हुआ होता है। डिस्ट्रीब्यूटर को जरूरत होती है तो पैसे वापस आने देर सवेर हो जाती है उसमें, लेकिन पैसे आपके लाजमी वापस आ जाते हैं और एक अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर का बन जाता है। तो 1 करोड़ रुपए हमने पीओ फाइनेंसिंग के अंदर डाल दिए। तो इस तरह से तकरीबन 8 करोड़ रुपए का अमाउंट बन गया जो कि हमने इनके लो रिस्क इन्वेस्टमेंट के अंदर डाल दी। अच्छा, फिर उसके बाद इनका बाकी जो बचता है, अब आ जाए मीडियम रिस्क के अंदर। मीडियम रिस्क के अंदर हमने जो सबसे पहले डाला वो डाला स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के। 1.5 करोड़ रुपए स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ और सिर्फ जो ब्लू चिप कंपनीज है ना, जो कि रिलायबल कंपनीज है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोटी कंपनीज में डालती है, बहुत रिसर्च करके क्या चीज है उसके ऊपर रख के हम जो है 1.5 करोड़ रुपए इनके ब्लू चिप कंपनीज के अंदर डालेंगे। अगेन ये भी लॉन्ग टर्म गेम है। फिर उसके बाद 1 करोड़ रुपए हमने क्या किया कि वो भी स्टॉक्स में डाले, लेकिन जो एसेट मैनेजर्स होते हैं ना, जो कि प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे होते हैं, और जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सीमेंट सेक्टर है, साइक्लिक सेक्टर है, तो इन सारे जो, और इस तरह से ऑटो सेक्टर, साइक्लिक सेक्टर है, तो इसमें जो मैनेजर होता है ना, जो इंडिविजुअली फंड्स को मैनेज कर रहे होते हैं, वो एक ईयरली आरओआई ना बड़ा अच्छा बना देते हैं। मतलब 60-60% ईयरली आरओआई भी निकल के आ जाता है और रिलेटिवली सेव होता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल होते हैं, सर्टिफाइड होते हैं। तो 1 करोड़ रुपए हमने कहा वहां पे, ताकि इससे ना एक अच्छा आरओआई शॉर्ट टर्म पे जनरेट हो सके, क्योंकि स्टॉक में जो ब्लू चिप में डाला वो लॉन्ग टर्म पे डाल दिया। 1 करोड़ रुपए मैनेज में डाल दिया कि भाई जो राइट मिलेगी उस राइट को फंड मैनेजर वो करेगा और एक अच्छा ईयरली जनरेट करके देगा। तो 1 करोड़ रुपए हमने ये डाल दिया। तो ये कितने हो गए आपके? तकरीबन 1.5 करोड़ और 1 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए ये हो गए आपके। फिर उसके बाद हमने क्या किया
कि 1 करोड़ रुपए हमने वीपीएस में डाल दिए। वीपीएस का मतलब ये है कि ये भी लॉन्ग टर्म के ऊपर है कि जब ये रिटायर्ड होंगे ना 60 साल के, अभी इनकी एज कोई 40 के आसपास की है, 36 के आसपास की है, तो इन्होंने बोला 60 साल की उम्र में निकालेंगे तो 1 करोड़ रुपए वीपीएस के अंदर हमने इनके इन्वेस्ट करवा दिए, ठीक है, ताकि रिटायरमेंट का भी प्लान हो जाए। फिर उसके बाद जो बाकी 1 करोड़ रुपए बचता है वो हमने एसेट बैक फाइनेंसिंग के अंदर डलवा दिए। एसेट बैक फाइनेंसिंग आप लोगों को पता है एग्जिट बेस के पास होती है, जो कि 18% ईयरली आरओआई देती है, तो वो भी एक अच्छा रिलेटिवली लो रिस्क फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी है, तो वहां पे भी इनका मंथली जो है वो एक रिटर्न जनरेट होना शुरू हो गया। तो ये हो गया इनका हाई रिस्क, लो रिस्क और मीडियम रिस्क। अब हाई रिस्क की जब बात आती है तो ये तकरीबन इनके जो पैसे बचते हैं हाई रिस्क के अंदर वो तकरीबन 4 करोड़ के आसपास। तो उसमें से हमने 1 करोड़ रुपए डाल दिए फ्रेंचाइजिंग के अंदर। जो बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं वो अपनी फ्रेंचाइजिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। फ्रेंचाइजिंग इसलिए थोड़ा सा हाई रिस्क बिजनेस है क्योंकि बहुत सारी फ्रेंचाइजीज होती हैं, आप लेते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन नहीं चलती क्योंकि सेल्स किसके हाथ में नहीं है। तो इसके अंदर हमने बोला फ्रेंचाइज में डाल दो। एक फ्रेंचाइज जो नॉर्मल ब्रांड की होती है ना वो तकरीबन 9 मिलियन की होती है, तो हमने बोला यार इसको ना डाइवर्सिफाई कर दो, 9 मिलियन की एक फ्रेंचाइज नहीं लो, बल्कि ये 9 मिलियन जो है वो 3 3 मिलियन करके डिफरेंट फ्रेंचाइजेज में डाल दो और हर फ्रेंचाइज में 33% के पार्टनरशिप बन जाओ, तो उसमें आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा। अगर एक फ्रेंचाइज नहीं भी चली तो दो चल जाएंगी, दो नहीं चली तो एक चल जाएगी, और आपको वो कैपिटल और प्रॉफिट जो है वो रिटर्न करके दे देगी। फ्रेंचाइज में ये पोटेंशियल होता है बहुत सारा, हमारा जो अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन हाई रिस्क होता है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेंचाइज के बाद अगर हम दूसरी चीज पे आ जाए तो वो हमने क्या कि 2 करोड़ रुपए ना आप जो है वो हाईली स्केलेबल जो स्टार्टअप्स होते हैं ना उसके अंदर आप ऐसा एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करो, क्योंकि उसमें आप ये सोच के करो कि भाई ये पैसा पूरा का पूरा डूब सकता है, लेकिन अगर ग्रो हो गया तो इसके मल्टीपल जो है वो 20 30 और कभी कभार अगर आप बहुत ही अच्छा चक्का लगे तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो 2 करोड़ रुपए इन्होंने एज एंजल इन्वेस्टर वहां पे सर्व कर दिए। और फिर जो बाकी 1 करोड़ रुपए बचता है वो हमने क्रिप्टो के अंदर भी, लेकिन जो अच्छे कॉइन्स है जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, बीएनबी है, सोलाना है, तो इसी तरह के 4 5 बड़े कॉइन्स है ना, सिर्फ उन्हीं के अंदर जो है वो हमने 1 करोड़ रुपए इसकी इन्वेस्ट किया। अब आप अगर पूरा पोर्टफोलियो देखें ना 16.5 करोड़ रुपए का, तो उसमें से 8 करोड़ रुपए तो इनको बिल्कुल ही सेफ है, ठीक है, और बाकी 8 करोड़ रुपए में से जो मेन रिस्क ले रहे हैं वो सिर्फ 4 करोड़ रुपए का ले रहे हैं। और 4 करोड़ रुपए में भी अगर आप देखें ना तो जो बड़ा रिस्क है ना वो है जो स्टार्टअप के अंदर 2 करोड़ रुपए कर रहे हैं। तो लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और ये जो पोर्टफोलियो बनाया है ना इसके पोर्टफोलियो के हिसाब से मंथली जो इन्हें जनरेट हो रहा होगा और रेंटल फॉर्म के अंदर जो अमाउंट जनरेट हो रहा होगा वो तकरीबन रेंटल कह लें या प्रॉफिट जनरेट हो रहा होगा पीओ फाइनेंसिंग से, एसेट फाइनेंसिंग से और बाकी रियल एस्टेट वगैरह से, तो ये तकरीबन इनका 9 साढ़े 9 लाख रुपए भी मंथली जनरेट हो रहा होगा। तो इनकी जो अमाउंट है वो इनके लिए काम कर रही होगी, मंथली 9 साढ़े 9 लाख रुपए प्रॉफिट जनरेट कर रही होगी, बाकी जो ग्रोथ है कैपिटल में वो तो साथ साथ हुई रही होगी सारे उसके साथ। तो इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन आप अपने पोर्टफोलियो करें, अगर इस तरह से आप करेंगे ना तो इसके अंदर बड़ी प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है कि आपका अगर पैसा डूबे भी ना हाई रिस्क में तो आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन या नुकसान नहीं होता है। तो इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अपनी पोर्टफोलियो क्रिएशन करवानी है तो मेरे इस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप अपनी जो कॉल है वो बुक कर लें, डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि यार हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।